हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं मोल कंसेप्ट, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो अब इस चैप्टर को फर्दर कैरी आउट करते हैं और आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है परसेंटेज कंपोजिशन। तो देखिए, ये परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ने से पहले आप लोग ज़रा याद कीजिए, जब आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं इन एग्ज़ाम्स, तो आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे कि जिस भी सब्जेक्ट में आपको मार्क्स टोटल करके मिले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश का पेपर 100 का था, आपको 92 मिले, हिंदी में आपको 100 में से 95 मिले, फर्दर सो ऑन। तो जैसे कि आपको पता है आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 500 या 600 में से आएंगे। जो आपने स्कोर किया वो आप ऊपर रखते हो एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो, तो आपकी परसेंटेज निकलाती है। सेम एज एलिमेंट्स के साथ, कंपाउंड्स के साथ होता है कि अगर आपको कोई कंपाउंड दिया है, उस कंपाउंड में कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, फर्दर कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड में क्या उसकी कंपोजिशन है, क्या उसका योगदान है उस कंपाउंड को बनाने में, उसकी क्या परसेंटेज इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन। किस परसेंटेज में उसकी कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है या उसकी कितनी परसेंटेज लगी उस मॉलिक्यूल को जनरेट करने में, दैट इज़ नोन एज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो देखिए, ये इसका फॉर्मूला है कि मास परसेंटेज, जनरली ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है हम इसको मास के टर्म्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या है कि हमें मास पता होता है। हम जो है रेफरेंस लेके हमने कार्बन 12 का अलग अलग एलिमेंट्स का मास निकाला हुआ है, और एलिमेंट्स का मास पता है तो हम मॉलिक्यूलर मास सभी कंपाउंड्स का निकाल सकते हैं, राइट। तो वो इस तरीके से है कि आप उस मास का होल क्या लीजिए, मोलर मास निकालिए इन ग्राम्स के अंदर। आप उस एक एलिमेंट जिसकी आपको परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए, इंडिविजुअल सिर्फ उसी एलिमेंट का एटम उठाइए और उसका मास लीजिए। आपके पास वो 1 मोल कंपाउंड का आप ऊपर मास लिखिए, नीचे आप कंप्लीट का मास लिखिए, इनटू आप 100 कीजिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH4 है, दैट इज़ मीथेन। अब इसका मोलर मास निकालेंगे तो कैसे आएगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, पर अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, 12 प्लस 4 16 ग्राम्स पर मोल, राइट, मोलर मास। तो अब हमारे पास क्या है, मास परसेंटेज हमें कार्बन की निकालनी है। तो अब हमें ये देखना है 16 ग्राम पर मोल में कार्बन का मास का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो टोटल तो 16 ही रहेगा, है ना, मोलर मास ऑफ कंपाउंड तो CH4 था, उसका मास 16 था, उसमें कार्बन कितना है। तो देखिए, कार्बन का मास 12 है, 12 उठा के रख दीजिए, इंटू 100 कर दें। फिर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 75%। मतलब आप जो मीथेन कंसीडर करके चले हैं उसमें हमारे पास जो कार्बन की मास परसेंटेज, कितना मास उसने ओवर द होल ऑक्यूपाई कर रखा है, वो 75% है। अगर CH4 टोटल 100 है तो उसमें से 75 तो कार्बन ही आ गया, तो हाइड्रोजन कितना बचा होगा, 25, है ना। आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, पर आप इसको फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का मास इसमें टोटल कितना है 4, और टोटल था कितना कंपाउंड का मास 16 इंटू 100, इससे आपका 25% आ जाएगा। अगर आप अब इन दोनों की रेशियो लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5:3। दैट मीन्स अगर आपके पास ये रेशियो में प्रेजेंट है तो इस रेशियो से आप बता सकते हो कि ये CH4 मॉलिक्यूल किस तरीके से प्रेजेंट है, उसमें कार्बन कंटेंट कैसा है और हाइड्रोजन कंटेंट किस तरीके से है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4। अब देखिए, Na2SO4 में कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सोडियम है ना, सल्फर है, S और ऑक्सीजन है। तो हमें डिफरेंट इन्हीं की क्या निकालनी है, कॉम्पोजिशन निकालनी है, मास परसेंटेज इनका निकालना है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इस कंपाउंड को लीजिए और इसका मोलर मास निकालिए। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और आपको पता है कोई भी अगर एलिमेंट ओड नंबर का है तो उसका अगर हमें मास निकालना है उसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 1 ऐड कीजिए, 23, राइट। 11 इंटू 2 22 और +1 23।
23 इंटू 2 46 प्लस सल्फर का आपको पता है 16 एटॉमिक नंबर होता है, जस्ट डबल कीजिए 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जस्ट डबल कीजिए 16। वो एक ऑक्सीजन का था पर है कितनी 4, 4 इंटू 16 64। सबको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 142 ग्राम्स पर मोल। अगर हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन अब निकालेंगे सोडियम की, जस्ट सिंपल टोटल में से सोडियम कितना है, तो सोडियम है 2 इंटू 23 46 बाय 142 इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32.394%, राइट। अब आपके पास है मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, दैट इज 32 बाय 142 इंटू 100, क्योंकि सल्फर का मास 32 था, 4 ऑक्सीजन थे तो 4 इंटू 16 कर दिया, 142 डिवाइड में रहेगा ही। तो आपके पास इस तरीके से मास परसेंटेज या उनकी कॉम्पोजिशन कितनी है वो आपको पता चल जाएगी। तो ये था आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एक टाइप जिसके आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आपसे आई एम श्योर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, कुछ इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए कि आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं भी याद है किसी कंपाउंड का, फॉर एग्जाम्पल आपको आयरन का, क्रोमियम का, कुछ इस तरीके से आपको नहीं भी याद है तो क्वेश्चन में वो गिवन होगा। आगे देखिए एक नया टॉपिक है, दैट इज हाउ टू अप्रोच एम्पेरिकल फॉर्मूला वाया परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कि आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो हमने अभी ऊपर निकाली है कि सल्फर कितने परसेंट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट में प्रेजेंट है, अगर आपको सिर्फ वही दी हुई है तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला तक कैसे पहुंचेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज नथिंग बट द डिफाइंड द रेशियो इन विच द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एनी कंपाउंड प्रेजेंट इन इट। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाली और उससे रेशियो निकाला कि कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशियो में प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं इनको लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगी C5H3 के एम्पेरिकल इसका फॉर्मूला है ये। तो इस फॉर्मूले तक जाने के लिए आपको कैसे अप्रोच करना है, आप क्या क्या मेथड्स अप्लाई करोगे, वो अब हम सीखने वाले हैं। तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, और अगर आपको ये नहीं आता है तो प्लीज़ चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, बोथ दीज आर टू डिफरेंट वेरी। आगे हम देखते हैं इसको कि डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ आयरन विच है 69.9%, 31.1% डाईऑक्सीजन। तो अब क्या है कि आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फार्मूला हमें कंपाउंड का रियल फार्मूला नहीं बताता है, ये हमें सिर्फ ये बताता है कि कंपाउंड के अंदर आयरन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट हैं। और बाद में हम देखेंगे कि अगर हमें वो रेशियो पता चल जाती है तो हम उससे मॉलिक्यूलर मास तक भी कैसे पहुंच सकते हैं, और उससे फिर हम अब उस कंपाउंड का रियल फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। वो हम आगे स्टेप टू स्टेप नोटिस करेंगे। तो देखिए स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, कन्वर्ट मास परसेंटेज टू ग्राम्स। आप मान लीजिए कि आपके पास जो कंपाउंड आयरन और डाईऑक्सीजन से मिलके बना है वो टोटल 100 है। जैसे आपका पेपर टोटल 100 में से आता है, तो आप मान लीजिए कि आयरन और डाईऑक्सीजन से बनने वाला कंपाउंड टोटल कितना है, 100 है। उस 100 में से इस परसेंटेज को, इस साइन को हटा दीजिए, ग्राम्स लगा दीजिए, इस परसेंटेज को हटा दीजिए, ग्राम्स लगा दीजिए। तो आयरन उसमें से कितना प्रेजेंट है, 69.9 ग्राम्स। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 30.1 ग्राम्स। अब स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास ग्राम्स में आया है उससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए हर एलिमेंट के। अब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, राइट। तो ग्राम एटॉमिक मास की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही एटॉमिक मास की भी होती है। तो आप डायरेक्ट आयरन का और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। तो देखिए गिवन तो दे रखा है, आयरन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज नियरली इक्वल टू 56, बट जो एक्यूरेट होता है वो होता है 55.8 ग्राम्स। अगर आप इसको 56 लेकर भी सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर में बहुत माइन्यूट चेंजेस आएंगे जो कि कंसिडरेबल होंगे।
राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 70 और 55 लेके सॉल्व किया है, तो मेरा आंसर इस तरीके से आया। अब मोल्स ऑफ ओ को अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, गिवन जो आपने वेट दिया है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो जो कि आपके पास 30.1 डिवाइड बाय 16, तो आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, ये आ जाएगा। तो मोल्स आ जाएंगे आपके पास दोनों एलिमेंट्स के। स्टेप नंबर 3, डिवाइड मोल वैल्यू बाय स्मॉलेस्ट नंबर, दैट मीन्स 1.25 एक मोल्स आए हैं किसके, आयरन के। 1.88 ग्राम मोल्स आए हैं ऑक्सीजन के। छोटा इनमें से कौन है, 1.25, तो 1.25 से दोनों साइड डिवाइड कीजिए, तो 1.25 से 1.25 कैंसिल, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5, तो 1:1.5 आया। दैट मीन्स आपको इन दोनों का रेशियो लेना है और जो छोटी डिजिट है उसी से दोनों साइड डिवाइड कर देना, आपके पास एक रेशियो आ जाएगा। अब उस रेशियो को आप सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब इस डेसिमल को रिमूव कर लीजिए। डेसिमल रिमूव कैसे करते हैं, ये जो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतनी जीरो नीचे लगा देते हैं, एक जीरो आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा। 1.5 को हमने 15 लिखा, 3/2 आया। अगर यहाँ 3/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 1 है तो 3 × 1 3 रहेगा और ये 2 उधर चला जाएगा। 2:3 में हमारे पास आयरन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएंगे। अब देखिए आयरन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है, दैट इज़ 2:3। तो अब आपको इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है, तो आप क्या रखेंगे, Fe और O लीजिए और उनके सबस्क्रिप्ट में आप 2 और 3 लगा दीजिए। ये बता रहे हैं कि किस रेशियो में आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ये हमारे पास उस कंपाउंड का एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो नहीं है। अगर अब आप इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब वो स्टेप देखते हैं। तो आपको ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला है उसी से आप मास निकाल लीजिए। कैसे, 2 × एक आयरन का मास प्लस में 3 × एक ऑक्सीजन का मास, ये हमारे पास आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकला है ना। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकलता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होता है, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकलता है उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बोलते हैं। आ गया हमारे पास। अगर हमें क्वेश्चन में आपसे वो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला पूछना चाहता है तो वो आपको क्वेश्चन में मोलर मास देगा। आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर लेंगे, मोलर मास वो देगा, उससे आप एक एन फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो एन फैक्टर क्या है, वो एन फैक्टर है वो जो मोलर मास वो देगा और आपने जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाला दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए और जो एन की वैल्यू आई है उसको इन सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी यहाँ जो वो एन कुछ यहाँ लिखा होगा उस एन से ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा और फिर आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा आपका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये है आपका जनरल मेथड जिससे आप किसी भी कंपाउंड्स की कंपोजिशन से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। अगर आपको नहीं समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए, समझिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे एक न्यूमेरिकल पक्का आता है। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्टाइकियोमेट्री। आप इस वर्ड को जानते हैं क्योंकि आपने इस वर्ड को काफ़ी यूज़ किया है जो आपने 10th क्लास में बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की थी। आपने क्या देखा था कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उसके आगे कोई भी एलिमेंट्स के आगे आप क्या लगा देते थे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लगा देते थे, 2, 3, 4 फॉर दैट कि वो बैलेंस हो जाए, राइट। जो आप उनको बैलेंस करने के लिए नंबर लगाते थे वो क्या होते थे, उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते थे। अब हम देखते हैं ये स्टाइकियोमेट्री वर्ड क्या कहना चाहता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्टाइकियोन प्लस मेट्रोन से बना है स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोन वर्ड और जो मेट्रोन वर्ड है ये ग्रीक के वर्ड हैं जिनका मीनिंग होता है एलिमेंट मेजर। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके पास जो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम केमिस्ट्री में पढ़ क्या रहे हैं, कोई भी रिएक्शन है उसमें कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, किस कंडीशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यही तो हम जान रहे हैं। तो ये सब
कंसीडर करने से पहले हमें ये भी तो देखना होगा कितना एलिमेंट जो रिएक्टेंट का मास था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, या उनकी वॉल्यूम कितनी रिएक्टेंट की थी जो प्रोडक्ट में चेंज हुई। हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए हम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इम्पोर्टेंट मानते हैं, बैलेंस इक्वेशन इम्पोर्टेंट मानते हैं, और उस बैलेंस इक्वेशन में लगने वाले स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें उस इक्वेशन के बारे में बहुत सी इम्पोर्टेंट नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए कैसे कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कितना मास ये प्रोडक्ट में चेंज हुआ या कितनी वॉल्यूम रिएक्ट करके प्रोडक्ट में बन गई, वो हम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टाइकियोमेट्री से हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। टू डील विद स्टाइकियोमेट्री फर्स्ट नीड टू रिकैप विद केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए 10th क्लास में वैसे तो आप पढ़ के आए हैं केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बहुत सारे केमिकल इक्वेशन के टाइप, जिसमें कंबशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अब मैं उनको दोबारा से रिवाइज नहीं करा रही हूँ, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस जो टॉपिक का है काफ़ी हद तक लिंक वहीं से है, ताकि आपको समझने में क्लैरिटी आए कि वेन एवर अ केमिकल चेंज टेक प्लेस, कि जब भी कोई केमिकल चेंज टेक प्लेस होता है तो केमिकल रिएक्शन हैपन होती है। वो कैसे हैपन होती है? एग्जाम्पल लीजिए कि मैग्नीशियम रिबन है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस इन्वायरमेंट में लाया गया तो उसने वाइट कलर का एक कंपाउंड दिया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। कैसे? यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जब हमने इसको रिएक्शन को बैलेंस किया तो देखा एक मैग्नीशियम एक O2 का मौलिक एलिमेंट और क्या मिलके बना है, 2 MgO का के जो है कंपाउंड जो बने, 2 बने। इस तरीके से हम कुछ समझ रहे हैं। तो देखिए जो ये केमिकल रिएक्शन है जो ये हम बार बार लिख रहे हैं, ये बैलेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। जितना रिएक्टेंट का मास है वो चेंज होकर के प्रोडक्ट में आ जाएगा, ना ही वो क्रिएट होगा और ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा। तो देखिए ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, राइट। और इसमें जो भी हमारे पास कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ उसके आगे जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लगी हैं वो उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास है कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए जो प्रीवियस आपको मैंने एग्जांपल दिखाया CH4 का, इसमें आपने क्या देखा है कि CH4 के आगे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, O2 के आगे 2 है, CO2 के आगे 1 है। कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है ना, क्योंकि 1 की किसी से मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज़ एग्जैक्टली सेम रिपीट हो जाती है ना। तो जिसके आगे कोई भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो आप उसको 1 कंसिडर कीजिए। H2O के आगे 2 है। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं एटम्स के केस में, मॉलिक्यूल्स के केस में, वॉल्यूम के केस में, तो हर केस में जो लैंग्वेज है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। 1 mole of CH4 react with 2 mole of O2 to give 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। जो आपने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा उसमें यही तो लिखा हुआ था आपके पास कि CH4 जो है वो 2 मोल हमारे पास O2 के साथ रिएक्ट करता है और 1 मोल CO2 गैस बना देता है और 2 मोल आपके पास H2 गैस के H2O के रिलीज हो जाते हैं। यही था। ये इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है और CO2 का 1 मोल और H2O के 2 मोल प्रोड्यूस कर देता है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में तो इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके CO2 का 1 प्लस 2 H2O के मॉलिक्यूल रिलीज करता है। अगर मैं वॉल्यूम के टर्म्स में बात करती तो इसका 1 वॉल्यूम कंपोनेंट इसके 2 वॉल्यूम कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करेगा और वही CO2 और H2O के 2 कंपोनेंट्स रिलीज करेगा। मास के टर्म्स में आए तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। CH4 का हम अभी पीछे निकाल के आए थे दैट इज 16 ग्राम। तो 16 ग्राम रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 16 पर इंटू 2 करेंगे तो 32। तो 16 ग्राम इसके 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम्स ये देगा और 18 ग्राम्स वाटर देगा। तो हम इसको इक्वेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब आगे हमारे पास है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग
इस वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? लिमिट करना, रोकना, या फिर कम क्वांटिटी? यस। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट हैं वो कुछ इसी तरीके से होते हैं। ऐसे रिएजेंट जो किसी भी अमाउंट को शो कर रहे हैं जो कि कम क्वांटिटी में है। तो ये रिएजेंट वो रिएजेंट होते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जितनी हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है ना उससे भी कम, जिसके कारण जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो रुक जाती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपको कोई भी ए कंपाउंड है वो 10 ग्राम चाहिए है और बी जो है वो 15 ग्राम चाहिए। आप लेके आए ए को 12 ग्राम और बी को लेके आए रिक्वायरमेंट जितनी थी उससे 2 ग्राम कम। तो जो बी मैंने आपसे मंगाया था, अगर आप उसको 2 ग्राम कम लाए हो तो जो प्रोडक्ट उनसे बनना था वो नहीं बन पाएगा। तो जो प्रोडक्ट नहीं बन पाया वो बी की वजह से नहीं बन पाया। तो जो यहाँ बी है वो क्या है? एक लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है ये? जो द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड लिमिट्स द अमाउंट एंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। जिस अमाउंट की जिस रिएक्टेंट की अमाउंट हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होती है और जो प्रोडक्ट के बनने को लिमिट करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है, उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो अब हम इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, कोई रिएक्शन है A+B टू फॉर्म C। अब रिक्वायर्ड अमाउंट टू फॉर्म C क्या थी कि C बनने के लिए A को 10 ग्राम होना था और B को 20 ग्राम होना था। पर हुआ क्या? देखिए कि आपको A जो मिला वो 12 ग्राम मिला, कि भाई लेके आने वाले ने क्या क्या किया, वेइंग मशीन से या कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट वो 12 ग्राम लेके आया और 20 ग्राम ना लाके 15 ग्राम लाया। तो बेशक से ये फालतू है, एक्सेस में हमारे पास, पर अमाउंट जो रिक्वायर्ड 20 थी, जब तक वो नहीं होगी तो ये ए और बी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, सी नहीं बनेगा। तो बी जो कि कम क्वांटिटी में है, जिसकी हमें ज़रूरत थी वो कम है, वो आपस में रिएक्ट नहीं करके सी नहीं बनने दे रहा है, जिसके कारण रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डिक्रीज हो रहा है। तो वो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, दैट इज बी। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आएगी, पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, यहाँ एक रिएक्शन है A+B2 टू फॉर्म AB2। अब हमें इसमें लिमिटिंग रिएजेंट को क्लासिफाई करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ A तो एक सिंगल एलिमेंट है, एक सिंगल एटम है, पर B और B मिला के तो मॉलिक्यूल बन गए ना। इसीलिए एक मॉलिक्यूल अगर एक एटम इसका है, ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके एक AB2 टाइप का मॉलिक्यूल बना रहा है। तो हमारे पास यहाँ अगर 300 एटम थे तो यहाँ पे क्या आने चाहिए थे? आपके पास 300 मॉलिक्यूल्स ही आने चाहिए थे, क्योंकि अगर ये एक एटम था तो ये एक मॉलिक्यूल था, ये दोनों का रेशियो 1:1 था। तो आपके पास अगर ये 300 थे तो ये भी 300 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए थे, पर ये हैं कितने? 200। तो ये क्या आ गए हमारे पास? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, आगे देखिए, हमारे पास है 2 मोल्स ऑफ A, 3 मोल्स ऑफ B। अब देखिए, 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, मुझे कैसे पता चला? बाय देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कि 1 मोल A का 1 मोल B के साथ रिएक्ट करता है तो 1 मोल AB2 बनता है। अब उसने बोला कि चलो नहीं, हम मैं 2 लेके आई, अब इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या प्रॉब्लम है? तो 2 मोल A 2 मोल B के साथ रिएक्ट करना चाहिए था, पर यहाँ ये 3 मोल है, राइट। तो अब हमारे पास एक्सेस में ये प्रेजेंट है। अब हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन होना चाहिए? इस तरीके से हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो A हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए आप, ये हमारे पास 3 मोल है, ये 3 मोल है, तो इस 3 मोल को कंज्यूम करने के लिए ये भी तो 3 मोल होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों सेम मोल में अगर होंगे वही कंबाइन करके 1 मोल AB2 दे सकते हैं। अगर यही दोनों सेम क्वांटिटी में नहीं है तो वो एक दूसरे को का एग्जैक्ट कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो हमारे पास लिमिटिंग क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है? A प्रेजेंट। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने B को क्यों लिमिटिंग एजेंट नहीं माना, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि ये 2 मोल चाहिए थे, ये 2 ही हैं, अब ये 2 से 3, तो आप ये भी तो देखिए ना, ये
चाहते हुए भी थोड़ा एक्सेस में है, पर अगर हम 3 को कंसिडर करें तो 3 के अकॉर्डिंग तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ 3 मोल्स होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। सो दैट ए को हमने क्या कंसिडर किया है, लिमिटिंग रिएजेंट। आगे देखिए, अगर 100 एटम्स ए के 100 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, देखिए एक एटम एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, 100 के साथ करेंगे 100 के साथ, तो यहाँ तो सब कुछ रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमारे पास ऑब्टेन है, तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अब देखिए 5 मोल 2.5 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अगर ए 1 है तो बी भी 1 होना चाहिए, है ना। अगर ए 5 है तो बी भी को भी 5 होना चाहिए था, पर वो तो सिर्फ 2.5 है, उसका हाफ है, तो बी यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आई थिंक आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये पता चला होगा कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं किसी भी लिमिटिंग रिएजेंट को डिटेक्ट करने में, ये डिटेक्ट करने में कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस पे डिपेंड कर रही है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो अब यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप इसके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको कंप्लीट देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून फॉर फर्दर लेक्चर्स। आगे हम मोलैलिटी बहुत ही नए, यूनिक और अमेजिंग चैप्टर्स इसको ख़त्म करेंगे। तो तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू।